नहीं मोदी दिखता। मीडिया वालों से आजकल दोस्ती हो गया क्या आपका? तो आप कम से कम आप भी तो सच्चाई बोलिए ना, ये सब टीवी देखना बंद कर दीजिए। टीवी अखबार में बैठे पत्रकार सच्चाई नहीं ना बोलते ना, हैं। वो तो बता तो रहे, चंदा दिए लोग इतना मोटा मोटा, सीए लागू होगा और मुसलमानों के लिए मुसलमान नहीं। अरे क्या हर टाइम मुसलमान मुसलमान करते रहते। कि बाबा साहब का संविधान ने कितना अच्छा संविधान बना के गए कि बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मुसलमान सुरक्षित है। इस संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। आज मुसलमान क्यों अम्बेडकर जयंती मना रहा है मदरसे में, कितना खुश है कि अम्बेडकर साहब की वजह से आज हम लोग चुप हो के भी ताकतवर है। हम निकाह करें कि साथ फेरा लें, ये बताइए कौन तय करेगा? हमारा संविधान हमको इजाजत देता है। सारी नौकरी ले ली, सारी जमीन ले ली और हिंदू कोड भी ले लिया, अब फिर भी नेहरू जी गाली दे रही है। 75% जमीन 5% लोगों के पास है। इस देश में आज तक भूमि सुधार अधिनियम नहीं लागू हुआ ठीक से। वो अमूल को तो प्रमोट करती है, पर किसान जो दूध पैदा कर रहा है उसको प्रमोट नहीं करती है। ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। हाईवे बनाने से क्या फायदा होगा जब आपका ट्रक चल करके विदेशी मुद्रा जा रहा है हमारा, और ट्रेन चलती है किससे? बिजली से। तो हमको अपनी विदेशी मुद्रा बचानी है ना, कि जनता क्या चाहती है अपने दिमाग से। अब बड़े बड़े उद्योगपति आपको कुछ नहीं देंगे, बड़ा बड़ा उद्योगपति आपको चंदा दे सकता है, लेकिन वोट तो गाँव की जनता देगी। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि रतन। आज हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो चुनाव से पहले जनता के जहन में घूम रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कोई नेता प्रवक्ता देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ हैं खास मेहमान फजील अहमद। तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, जनता के संवैधानिक अधिकारों पर भी बात करते हैं। देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं आप। अपने जो हम कहते हैं वही कानून है, ये तो राजशाही हो गई ना। और सीधे सीधे कैपिटलिस्ट डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, जो पुराने हमारे सोशलिस्ट लीडर थे, उनको यही डर था कि हमारे देश का कैपिटलिज्म जो है, उद्योगपति इतना प्रभावशाली ना हो जाए कि हमारे लोगों पर राज करना रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? कोई शासक था? वो कंपनी तो थी। उसने आकर के 200 साल राज किया हमारे ऊपर। वो कोई राजा महाराजा थोड़ी थे वो लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? नहीं, डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत खतरे में है कि आप उद्योगपतियों के गुलाम बन रहे हैं इस देश के। आप ही के पैसे से उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं। आपको देश का विकास नहीं दिखाई दे रहा है? देश का विकास, जनता का विकास बोलिए, देश का विकास नहीं। हमारा और आपका विकास होना चाहिए। हमारा और आपका विकास होगा तब देश का विकास माना जाएगा। रास्ता खड़ंजा और सड़क बनाने को विकास नहीं कहते, वो तो आप कमीशन के लिए बनाते हैं। हमारा प्रश्न आम आदमी का क्या विकास हुआ? पर कैपिटल इनकम इस देश की कितनी बढ़ी? जो लोग व्यापार करते थे उनको कितना बड़ा? आम आदमी का क्या प्रोग्रेस हुआ? आत्मनिर्भर बनाया, मेड इन इंडिया पे सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी का है ना तो देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। टीवी पे देख रहे हैं आप? टीवी देखना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया देखिए। आप लोग बोलते टीवी हैं नहीं देख रहे हैं हम तो। हम बोल रहे हैं ये भाषा टीवी की है। हम मोदी से मोदी के पत्रकार हैं। मेरे दोस्त एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो हमसे बोले कि हमारी तबीयत खराब थी, 15 दिन हम घर से नहीं निकले, हम टीवी देखते थे दिन भर लेटे लेटे, तो लगता था कि हम अमेरिका से आगे चले गए हैं। और जब तबीयत ठीक हुई बाहर निकले तो कह रहे नहीं नहीं, अभी हम तो बहुत पीछे हैं। टीवी पर आप बहुत बड़ी व्यवस्था है, लेकिन जनता की हालत जाके देख लीजिए आप। खाने को भोजन नहीं है। 5 किलो में जिंदगी जी रहे हैं लोग ना। 5 किलो अनाज पर जिंदगी चल रही है लोगों की। अगर वो 5 किलो अनाज लेने आ रहा है, इसका मतलब कि वो दुखी है, मजबूर है, भूखा पेट सोता होगा। क्या दिन खा लेंगे? और अगर उसके सक्षम बनाइए, भूखा मत बनाइए उसको सक्षम बनाइए, रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। एग्रीकल्चर लैंड, ओबीसी SC ST के पास ज़मीन है, दलित के पास ज़मीन है इस देश के अंदर। बंदोपाध्याय कमेटी बिहार में बनी और कहा कि यहाँ पे ज़मीन चाहिए। किसी के पास 100 बीघा और किसी के पास 100 धूर ज़मीन नहीं है। आपको मालूम है? आप जाइए सर्वे करिए। आवास योजना आती है, अगर 200 आवास पास हुआ ना, 50 आवास वापस चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको आवास बनाने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं है। 50 गज ज़मीन नहीं है आवास बनाने के लिए। ऐसे लोगों को तो 3 गुना पैसा देना चाहिए, ज़मीन खरीद के देना चाहिए। सरकार कहाँ ये लोग मुगालते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये टीवी की बात कर रही है। आपको होर्डिंग बैनर, आप देखिए देश की राजधानी में इस समय हम बैठे हैं, देश की राजधानी में आप होर्डिंग बैनर देखेंगे, तमाम जो है बीजेपी के कामों की लिस्ट आपके सामने होगी और आप कह रहे हैं आपको विकास नहीं। गोदी मीडिया वालों से आजकल दोस्ती हो गया क्या आपका? गोदी मीडिया वालों के साथ बैठने लगी क्या? आपसे सवाल किया जाए मोदी जी के काम अगर हम बता दें तो हम गोदी मीडिया। जैसे वो लोग बोलते हैं, हम भी तो इसी देश के हैं भाई, हम भी तो गाँव से आते हैं। जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, आप तो सोशल मीडिया है ना, सच्ची मीडिया आप लोग बोलते हैं, और हम भी बोलते हैं
इस सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। तो आप कम से कम आप भी तो सच्चाई बोलिए ना। ये सब टीवी देखना बंद कर दीजिए। मतलब टीवी अखबार में बैठे पत्रकार सच्चाई नहीं बोलते? ना वो तो बता तो रहे, चंदा दिए लोग इतना मोटा मोटा। हम लोग तो यही जान रहे थे कि आज तक कि बीजेपी पैसा देती है टीवी को। अब उल्टा सुन, जब आया इलेक्टोरल बॉन्ड तो हम सुन रहे हैं कि उल्टा मीडिया वालों ने भाजपा को पैसा दिया है। ये गजब खेल है भाई। उसके पक्ष में भी दिखा रहे हैं उसको पैसे। आखिर क्या है, क्या रिलेशन है भाई इतना? ऐसे इस राज क्या है इस मोहब्बत का? आपको कोई पैसा दिया आज तक? कोई दिया बीजेपी वाला या कोई दिया? नहीं, हमको तो नहीं देते। नहीं दिया। तो आप दिखाते हम तब भी मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी ये ईमानदारी था। मोदी जी के काम हमें पसंद होंगे सब। आपको डरवा दिए होंगे लोग, हम जान रहे हैं। मतलब जहाँ पैसा नहीं है वहाँ डर है। बस डर। आप बताइए ना। हम लोग तो यही जान रहे थे कि मीडिया पैसा, मोदी जी मीडिया को पैसा देते हैं। उल्टे सुन रहे हैं कि मीडिया मोदी जी को पैसा दे रहा है। अच्छा, एक सीरियस सवाल है कि 24 में सही में 400 पार से आप कैसे लड़ पाएंगे? क्योंकि 400 पार नहीं है। 400 पार नहीं। कहीं हमको क्या लड़ना है? जनता लड़ेगी। लड़ना किसी को नहीं है। जनता जाके बटन दबा देगी, या बैलेट रहेगा तो मोहर मार देगी। लड़ना किसी से नहीं। क्या लड़ना है? कोई पहलवानी करना है? ये देश की जनता है। हमारे देश के, हमारा देश कैसे आगे जाएगा, कौन नेता अच्छा करेगा, ये जनता तय करेगी। हम लोग अभी जीरो हैं, लेकिन जनता ने जिस दिन वोट दे दिया उस दिन हीरो हो जाएंगे। और जो हीरो है वो जीरो हो जाएगा। हम ये नहीं, ये अहंकार है हमारा। अगर कोई कहे तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। अभी चुनाव हुआ नहीं, आप 400 के पार हो गए, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो आप भयंकर गलतफहमी में हैं और अहंकार में हैं। इसी अहंकार का हम लोग विरोध करते हैं कि भाई अहंकार अच्छा नहीं है इस देश के लिए। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद, इतना पावर, इतनी मेजॉरिटी मिलने के बाद यदि आपको इतना अहंकार है, ये अच्छा देश के लिए नहीं है। इसी अहंकार को समाप्त करने के लिए बार बार चुनाव कराया जा रहा है। और जनता कह रही है कि आप ईवीएम ख़त्म करो। ईवीएम नहीं रहेगा ना तो ये 500 वोट क्यों कर्नाटक हार गए? ईवीएम की वजह से हार गए। ईवीएम बीजेपी का वोट चुरा लेती है। ये 500 के 500 पार हो जाएंगे लोग। इनको गलतफहमी है। 400 नहीं, 500 पार करेंगे बैलेट से कराए। बीजेपी चुनाव बैलेट से कराए, 500 पार हो जाएंगे। ईवीएम में गड़बड़ी होती तो सारी जगह जीतती ना बीजेपी हर ईवीएम की वजह से कहीं कांग्रेस सेट कर लेता है, कहीं आम आदमी पार्टी सेट कर लेता है। सबको अधिकार है सेट करने का। पैसा तो सबके पास है, तो सेट नहीं कर लेगा हर जगह। अच्छा ये बताइए, कभी आप आगे निकल जाती हैं, कभी दूसरा कोई आगे निकल जाता है। जिसका जहाँ दिमाग काम करता है निकल जाता है। अगर ईवीएम हट गया तो मोदी जी ने जितना काम किया है, और कभी भी ये चुनाव में काम पे कहाँ वोट मांग रहे हैं? तो हिंदू, मुसलमान, गाय कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इसी पे चलता है। 10 साल में यदि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आप विकास वोट मांगिए ना। आप तो सीए ला दिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए क्या है। सीए लागू होगा और मुसलमानों के लिए मुसलमान नहीं। अरे क्या हर टाइम मुसलमान करते रहते। मुसलमान तो पूछ ही नहीं रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? मुसलमानों की खामोशी। ये जो खामोशी है ना, ये इनको बहुत परेशान कर रही है। ये बार बार उकसाने की बात करते हैं मुसलमानों को। मुसलमान खामोश है और रहेगा खामोश। ये मुसलमानों की खामोशी डर की वजह से कि राजनीतिक भागीदारी कमजोर होने की वजह से मुसलमान चुप है? नहीं, राजनीतिक भागीदारी तो लगातार कमजोर हो रही है, उसके लिए चुप नहीं है। ये हालात को देखते हुए खामोशी एक बहुत बड़ा इंतजाम है। सरकार अगर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुसलमानों की खामोशी। अब हम कर भी क्या सकते हैं? न पार्लियामेंट में हमारी संख्या है, न विधानसभा में, न राज्यसभा में। तो हम थाना में जा कर के लात खाएं बैठ के? फिर कर क्या सकते हैं? इस देश में आज मुसलमानों ने, मालूम है आपको क्या तय किया है? मदरसे में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है इस बार। आपने कभी नहीं सुना होगा, पहली बार मैं आपसे सुन रही हूँ। इसलिए सुन रही हैं कि आज के दौर में मुसलमानों को 70 साल बाद इस देश में एहसास हुआ है कि बाबा साहब का संविधान ने कितना अच्छा संविधान बना गया है, कि बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मुसलमान सुरक्षित है। लात मारा तो सस्पेंड हुआ ना, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। इस संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। कैसे लायल हो सकते हैं? कैसे लायल हो सकते बताइए? तो विपक्ष कमजोर है इसीलिए से। उत्तर प्रदेश के एक राजा भैया नेता हैं, जब वो पहली बार मंत्री बने थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र के बाहर एक होर्डिंग लगा दी थी कि ये क्षेत्र में राज्य सरकार की सीमा समाप्त होती है, यानी उनका अपना राज्य है, अपना कानून है, और वो इस देश के नेता है। कोई आदमी अगर इस तरह की भावना रखे, हम चाहे कुछ भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फिर भी हमको संविधान की शपथ खाते हैं। और कोई मिनिस्टर होकर कोई बोला इस देश के अंदर कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो?
संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा कुछ है तो संविधान है। दलित हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको कौन सुरक्षा देता? संविधान सुरक्षा देता है। और कोई नेता मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का एक मंत्री राजा भैया वहाँ कह रहे हैं कि राज्य सरकार की सीमा यहाँ से समाप्त होती है, और बीजेपी मिनिस्टर और बीजेपी उनको कैसे बर्दाश्त कर रही है? कैसे बोला नहीं कोई इस देश के अंदर कि भैया ये तो भारत की सीमा में है प्रताप, उनका क्षेत्र जो है। और कैसे आप ये बात लिख सकते हो? अब अगर कोई मुसलमान लिख दे तो उसको तो ये लोग आतंकवादी घोषित कर देंगे। लेकिन यदि कोई इस देश का संविधान नहीं माने तो हमारे लिए उससे बड़ा बेकार आदमी कुछ नहीं हो सकता है। आज मुसलमान क्यों अंबेडकर जयंती मना रहा है मदरसे में? कितना खुश है कि अंबेडकर साहब की वजह से आज हम लोग चुप हो के भी ताकतवर हैं। किसकी ताकत है? संविधान की ताकत है। हमको कौन बचा रहा है? संविधान। खुशी से अंबेडकर जयंती मन रही है या डर की वजह से, या उन्हें लगता है, वो तो ऐसा आरोप लगता है मुसलमानों का तो अपना कानून है, अपनी शरीयत से देश चलना गलत। ये फिर आप मीडिया वाला बात बोल दिए, गोदी मीडिया वाला बात बोल दिए। कोई शरीयत से नहीं चलता। हम निकाह करें कि साथ फेरा लें, ये बताइए कौन तय करेगा? हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है। आप बुद्ध परंपरा से शादी कीजिए, चाहे मुसलमान परंपरा शादी कीजिए, चाहे निकाह कीजिए, तो क्या इस देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि सात फेरा से ही शादी हो सकती है? नहीं, सबका मजहब सबको आज़ादी। तो यही ना है, इसको आप शरीयत बोलते हैं। इसको शरीयत बोलेंगे कि शरिया कानून से होगा? अगर हम, सुन लीजिए, हम अपनी शादी निकाह से करते हैं, आप अपनी शादी बुद्ध परंपरा से करती हैं, कोई सात फेरे से कर रहा है, कोई जयमाल से कर रहा है, कोई कोर्ट मैरिज कर लिया, तो इस संविधान के दायरे में है ना सब चीज़। तो इसको आप शरीयत बोलते हैं कि इस शरीयत है। यदि आप लिविंग रिलेशन में 3 बीवी रखिए और हम 3 निकाह कर लेंगे, तो हम अगर 3 निकाह कर लिया, हम संविधान कहता है कि भाई आप अपने कानून से, अपने कुरान के तरीके से चल सकते हैं। तो अगर कुरान ने हमसे कहा तो ये कहते हैं कि 3 बीवी क्यों रख रहे हो? अरे भाई, इसके पीछे लॉजिक ये है कि 100 मुसलमान में कोई एक मुसलमान शादी करता है, विधवा या तलाकशुदा या किसी कारण से अनाथ बच्चियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, और उनकी ज़िंदगी कैसे आगे जाएगी? कैसे आगे जाएगी? मान लीजिए कोई लड़की विधवा हो गई, तो उससे कोई कुंवारा लड़के शादी करेगा? नहीं करेगा। फिर उसका जीवन कैसे चलेगा? उसको बाजार में ठाल दे ले जा करके, उसको नाम को, उनके बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा? सरकार देगी पैसा? इस पर जब हम लोग बात करते हैं कि भाई आप इस पर क्यों डिस्कस करते हो, ये एक प्रोविज़न है कि अदर ऐसी महिलाओं को हम रिस्पेक्ट दे करके, अपनी शादी करके उनको इज्जत दे रहे, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे, उनके बच्चों को अपना पिता का नाम दे रहे, तो आप उसको शरीयत कहते हो कि गलत है, ये शरीयत से है। आप क्या कानून बनाना चाहते? अभी देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी आया है ना, आपने अच्छा सवाल कर दिया। यूसीसी आया है, वहाँ पे एक मतलब कल्चर है कि एक पांच भाई एक ही लड़की शादी करेंगे। तो कहाँ खत्म किया यूसीसी तो में? मोस्टली पहाड़ी कल्चर भी है, पहाड़ी इलाकों में नहीं किए ना आप चलने दिए। आपने अगर मान लीजिए एक शादी हिंदू कर सकता है, लेकिन आपने कह दिया कि लिविंग रिलेशन में रख सकता है, तो वही तो बहुविवाह हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसी लड़कियों को जो आप लिविंग रिलेशन में रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट उनके बच्चों को संपत्ति में अधिकार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो क्यों इस डिस्कस में पड़ रहे हो आप? ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर आप खुद सोचिए कि एक महिला को इज्जत कोई दे रहा है और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं संविधान नहीं है। अरे कहाँ संविधान है हमको इज्जत दे? हमको नमाज पढ़ने का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। हमको मस्जिद बनाने का अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। हमको अपनी तो उस और हिंदू कोड बिल पास नहीं है देश के अंदर। हिंदू कोड क्यों पास कराया आप लोगों ने? हिंदू कोड बिल पास करा लिया, सारी नौकरी ले ली, सारी जमीन ले ली और हिंदू कोड बिल भी ले लिया। अब फिर भी नेहरू जी गाली दे रहे हैं लोग कि नेहरू ने ऐसा कर दिया, नेहरू ने ऐसा कर दिया। यही गलती है ना कि हिंदू कोड बिल बना के आपने सारा अधिकार ले लिया। क्यों बनाया आपने हिंदू कोड बिल? आपको उसी समय इसका विरोध करना चाहिए था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम नहीं पास हुआ, एक भी दलित के पास जमीन नहीं है, एक भी पिछड़ी जाति के लोगों के पास जमीन नहीं है। मल्लाह के कहते हैं अभी एक योजना आई सर लोहार की, तो बोले कि जिसका जो काम है उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। मल्लाह को हमने पट्टा दे दिया मछली मारने का। तो हमने कहा, बाकायदा डिबेट में बात हुई, मैंने कहा सारी खेती कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर, हम तो दिल्ली में, हमारी खेती कौन जोत बो रहा है? दलित ओबीसी। तो अगर दलित तो आप सबको उसके प्रोफेशन के हिसाब से सम्मान दे रहे हो तो सारी जमीन दलित ओबीसी को दे दो, क्योंकि वही जोत बो रहा है। जब आदमी बंबई में है, कलकत्ता में है और उसकी जमीन गांव में जोती बो रही, कौन जोत बो रहा है? दलित ओबीसी। तो जमीन भी उसको दे दो।
और नौकरी इनको दे दो। आपको अगर नौकरी करना है तो आप नौकरी कर लो, और नौकरी जमीन अगर है, आपको जमीन की खेती नहीं करना है तो जो खेती कर रहा है उसको दे दो। तब ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे पर गुस्सा हो जाते हैं। भाई आप इस देश की धन संपदा पर सबका अधिकार है कि नहीं है? तो जमीन सारे एक ही लोग क्यों रखेंगे? नौकरी भी आप ले लिए, हिंदू कोड बिल पास करा लिए, जमीन और लिविंग रिलेशन में कई महिलाओं के साथ रह भी रहे। जो मेहनत करेगा वही तो सारी चीजों पे हक अधिकार रखेगा ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये तो मेहनत पे निर्भर करता है, मेहनत पर निर्भर। जो कौन जोत बो रहा है और पैसा अकाउंट में डाल रहा है, कलकत्ता में, बम्बई, दिल्ली में लोग रह रहे हैं, उनकी जमीनें देश में पूरे गांव में आप चले जाइए, 75% जमीन 5% लोगों के पास है। इस देश में आज तक भूमि सुधार अधिनियम नहीं लागू हुआ ठीक से, और बार बार विरोध होता है। उस मामले में सब लोग एक हो जाते हैं। हमारी लड़ाई ये है कि यदि आप ही ने बोला ना ये बात, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दे दीजिए सारी जमीन। जमीन पर कौन मेहनत कर रहा है? आपको बता दें, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार में राजनीति करते हैं, तो सूखा पड़ता है और बाढ़ आती है, तो जमीन का मुआवजा पता है किसको मिलता है? जमीन मालिक को। और लागत किसकी लगती है? बटाईदार किसान की, जो उस जमीन को बटाई बो रहा है। खाद उसने लगाया, जुताई उसने दिया, पानी उसने दिया, फसल उसने बोया, और बाढ़ आ गई, फसल डूब गई, तो पैसा किसको मिला? खेत के मालिक को। हमारी लगातार लड़ाई है कि अगर आप आधा भी मानते हो तो हक किसका बनता है? जिसने फसल बोया, जिसने खाद लगाई, जिसने जुताई दी, जिसने मेहनत किया, उसकी तो एको पैसा नहीं मिला उसको। तो इसका कब आप इसका फैसला करेंगे? आखिर वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या बदलना चाहते हैं? देखिए, हमारा कृषि प्रधान देश है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे और छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि इस देश में कृषि प्रधान देश है, तो कृषि आधारित जो लोग भी काम करते हैं उनको कैसे प्रमोट करना चाहिए, उनको अधिक से अधिक पैसा, और उन गाय पालने पर पैसा दीजिए उनको, दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा। आज शहर के अंदर दूध 60 रुपये बिक रहा है, देहातों में भी बिक रहा है, लेकिन किसान से दूध आप कितना खरीद रहे? 30 रुपये लीटर। अब बेच कितना रहे? 60 रुपये लीटर। सरकार अंधी है? ऐसा करना चाहिए सरकार को। और किसान की लागत कितना आती है? 30 रुपये, 25 रुपये से 30 रुपये, और लागत में वो बेच दे रहा है, क्योंकि उसको क्या है, गोबर से खेत में पड़ जाएगा तो उससे कुछ कमा लेगा। और दरवाजे पर अगर उसके सम्मान है कि गाय अगर नहीं बधी है तो उसको अपमान लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कृषि आधारित देश, किसानों को आप तो उद्योगपतियों को मजबूत कर रहे हैं, बड़े बड़े लोन दे रहे हैं। किसान का 5,000 10,000 का लोन होता है ना, तो तहसीलदार घींच के मार रहा है उसको, थाना में बंद कर देता है, और बड़े बड़े लोन माफ़ हो रहे हैं। किसान का इस सरकार ने 10 साल में एक भी पैसा माफ़ नहीं किया। कर्जा आप प्रमोट करना पड़ेगा आपको, किसानों को। आप गौपालकों को पैसा दीजिए। अभी सारे लोग गाय पालना, हम कह रहे 5,000 रुपया हर गौपालक को दे दीजिए, तो अभी देखिए दूध सरप्लस हो जाएगा। आज हमारे घरों में पता है 5 लीटर की खपत है, लेकिन हमारी औकात नहीं 5-6 के 30-300 रुपया रोज़ का दूध खरीदने की। तो हम कितना लेते हैं? 2 लीटर या 1 लीटर। वो चाय बनाने में ख़त्म हो जाती है ना, तो बच्चा दूध पीता है ना, हम पीते हैं ना, हमारी पत्नी पीती है, और हम लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, बीमारी में पैसे जाते हैं। तो दूध की कमी इस देश के अंदर हो रही है बहुत ज़्यादा। क्यों हो रही है? सरकार की योजनाएं गलत है। वो अमूल को तो प्रमोट करती है, पर किसान जो दूध पैदा कर रहा है उसको प्रमोट नहीं करती है। वो 30 रुपया नंदिनी दूध का बेंगलोर में, कर्नाटक में मुद्दा बन गया। वहाँ पे नंदिनी दूध 30 रुपया 35 रुपये लेकर 39 में बेच रही। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब पूरे देश के अंदर दूध और कृषि उत्पादन और बहुत सी चीज़ें, इस पर अलग से अगर आप मुझे 1 घंटा टाइम दे तो मैं बहुत विस्तार रूप से बता सकता हूँ कि किसान को किस तरह से आप रेलवे ट्रक चला रहे हैं। आपको मालूम है कि कलकत्ता जाने का भाड़ा ट्रक का 30 रुपया है 1 किलो का, और वही माल अगर हम 30 ट्रेन से ले जाएंगे तो उसका किराया आता है 5 रुपया किलो, तो 25 रुपये हमको सस्ता पड़ रहा है। तो आप रेलवे लाइन नहीं बना रहे, मालगाड़ी नहीं, क्या बना रहे? हाईवे बना रहे। ये उल्टी गंगा बहा है। आपको तो पता ही नहीं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। हाईवे बनाने से क्या फायदा होगा? जब आपका ट्रक चल करके विदेशी मुद्रा जा रहा है हमारा, और ट्रेन चलती है किससे? बिजली से। तो हमको अपनी विदेशी मुद्रा बचानी है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे कम बनाएंगे और ट्रेन को ज़्यादा चलाएंगे। अगर आपको जाना पड़े लखनऊ, AC में सो करके अगर आपको 300 रुपये में पहुँच जाए तो अपनी गाड़ी से जाएंगे आप? नहीं जाएंगी। अपनी गाड़ी जाएंगे तो 7 जगह डीजल लग जाएगा, 3 जगह टोल लग जाएगा, और उसके बाद भी आपको रिस्क है एक्सीडेंट का। आप डरी डरी रहती हैं, आराम से चलती हैं, और जाने के बाद 2 दिन सोती हैं पहले कि आराम करें। लेकिन यदि आप ट्रेन में 300 रुपये में लखनऊ पहुंच जाएंगी और समय से आपको हर घंटे 2 घंटे में गाड़ी मिल जाए, तो आप ट्रेन प्रेफर करेंगे या अपनी गाड़ी से जाना प्रेफर करेंगे या बस से करें?
तो ये सब पागलपन के लोग सरकार चला रहे हैं और बस टीवी मीडिया में बैठ करके जितना बात करना है कर ले, जमीन पर बहुत दूर है। हम बार बार कहते हैं कि ट्रेन चलाओ, पटरियां बिछाओ, और पटरियां रेलवे ट्रैक बनाना और सड़क बनाने से सस्ता है। और ट्रेन हमारी बिजली से चलती है, मैक्सिमम ट्रेन आप चलाइए, मालगाड़ी का इस्तेमाल कीजिए, और जीएसटी हो गया, आप तो स्टेट में आपस में कोई समस्या भी नहीं है। मतलब देश की तरक्की को आप ऐसे बोल रहे हैं कि बैलगाड़ी से चलिए एक तरीके से? नहीं, हम ट्रेन से चलने को बोल रहे हैं, हम बैलगाड़ी से चलने को नहीं बोल रहे हैं। बैलगाड़ी से चलेंगे तो तेरे को पैसा नहीं लगना है। एक आखिरी सवाल कि 24 में वाकई में जनता का क्या मूड है? आप धरातल पे लगातार जनता के बीच में लोगों से मिल रहे हैं, जनता क्या चाहती है? आप बार बार जो है मोदी जी की तारीफ कर रही, तो हमको डाउट हो गया कहीं आप बीजेपी में तो नहीं हो गई। तो अगर हम बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, बुरा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। ये 400 पार के सपने में हैं लोग, दिन में जो सपना देखते हैं। कहीं जनता बहुत परेशान है। हम तो कहेंगे मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री बने रहिए, जनता की भावनाओं का आदर कीजिए, जनता का सम्मान कीजिए, और एक बार सर्वे करा लीजिए आप कि जनता क्या चाहती है। अपने दिमाग से अब बड़े बड़े उद्योगपति आपको कुछ नहीं देंगे, बड़ा बड़ा उद्योगपति आपको चंदा दे सकता है, लेकिन वोट तो गांव की जनता देगी। तो काम हमेशा गांव की जनता के लिए कीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से दूर रहिए और गांव की जनता के साथ संपर्क में रहिए। गांव की जनता चाहेगी तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उद्योगपति आपको प्रधानमंत्री टीवी मीडिया में ये बोल सकते हैं, लेकिन जनता ही आपको इस देश का नेता बनाई थी, आगे भी बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे फजील अहमद, इन्होंने बताया कि जनता ही तय करेगी 24 में आखिर प्रधानमंत्री तो कौन बनेगा। जो जनता के मुद्दों पर काम करेगा असल में वही कुर्सी पर राज करेगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 400 पार वाली सरकार का 24 में हाल क्या होने वाला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।